हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो आपका है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर बताने वाली हूँ। यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे, साथ ही एक शब्द में उत्तर भी देखेंगे और 3 अंक वाले जो प्रश्न है उसके पूरे सॉल्यूशन भी हम देखेंगे, जिसमें 10 प्रश्न है वो पूरे उत्तर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो जो यहाँ पर केमिस्ट्री का है और साथ ही अन्य विषय के भी आने वाले सभी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपको सभी विषय के सॉल्यूशन फटाफट मिले। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पर आपको सारे विषयों की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसके पहले के आपको दिए गए आंसर्स वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस प्रकार से आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या दिए हैं, आपको सारे उत्तर दिए हैं, ये वाले आपको मिलाना है। जैसे कि माइक्रो का उत्तर यहाँ पर 10⁻⁻⁻6 हो जाएगा। डेमा का हो जाएगा 10, यहाँ पर आंसर सही आंसर। मेगा का हो जाएगा 10⁻6। उसी प्रकार से गीगा और फेमटा का भी यहाँ पर आप लिख लेंगे, तो ये सारे उत्तर हो जाएंगे। इसके भी उत्तर यहाँ पर दिए गए। देखिए यहाँ पर आपको पूरे मिल दिए गए। जैसे कि मीटर है, इसका मात्रक आप मूल राशि जो होती है यहाँ पर क्या होता है, तो इसका होता है यहाँ पर आप देख लेंगे तो लंबाई होता है। इसी प्रकार से किलोग्राम इसका होता है द्रव्यमान, तो यहाँ पर दिया गया। सेकंड का समय, ये सब आपको दिए गए, तो आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना, पूरे दिए गए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपको पूरे मिल जाएंगे सारे उत्तर। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 के भी चारों उत्तर मोललता, मोलंश, मोलरता और प्रतिशतता दिए गए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाली हूँ। यहाँ से सॉल्यूशन हम देखने वाले, इसके पहले कि आप इसमें से लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से आंसर देखते हैं, किस प्रकार से इसके आंसर्स आएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, परमाणु द्रव्यमान की मात्रक इकाई आपको पूछा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एएमयू हो जाएगा। ऑप्शन में दिए गए हैं, तो पहले का उत्तर आप एएमयू लगा देंगे। सही उत्तर आपका हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 ग्राम में जल में मोलों की संख्या आपको पूछी गई है। तो मोलों की संख्या उत्तर मोल में आएगा, तो 10 मोल आएगा। ध्यान से आपको आंसर लगा देना है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 है, शुद्ध जल की आपको यहाँ पर मोलरता पूछी है, तो क्या हो जाएगा 55। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 है, यहाँ पर आपको पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, पूरा करेक्टली आपको यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार से आपको पूछा गया 12 ग्राम, ध्यान से देखना आपको 12 ग्राम और 6C12 में परमाणु की संख्या पूछी गई, तो उत्तर क्या आएगा। पहले से 12 ग्राम में, तो आप इसको बुक में भी देख सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। 6.02 इंटू 10⁻23 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इतने सारे क्वेश्चंस को, 2 से 3 बुकों से रेफरेंस लेना पड़ा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो आपने देखा होगा केमिस्ट्री का कितना टफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, डिफिकल्ट है। हालांकि इसको बुक से देख सकते हैं, पर आपको मैक्सिमम पूरे आंसर बुक में ही मिलेंगे, ये आपको अन्य गाइडों में नहीं मिल पाएंगे, परीक्षा धन वगैरह में भी नहीं, बोर्ड में भी नहीं, परीक्षा बोर्ड में भी नहीं। ये आपको पूरी बुक से पूछे गए क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए बहुत मेहनत लग रही है रेफरेंस बनाने में। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही इसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी यूज़ करना पड़ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आप खुद जान जाओगे कि आपको कितना डिफिकल्टी से चैनल, यहाँ पर आपको कितना डिफिकल्टी से बहुत सारे सॉल्यूशन करने में टाइम लग रहा है। देखिए आप यहाँ पे हर चीज़ के फॉर्मूले लगे, जैसे कि हम बात करते हैं एनटीपी आयतन का या फिर मोलों की संख्या, मोल प्रभाव, सभी के फॉर्मूले लगे हैं। उसके बाद में जो आपको पूछा गया एनटीपी आयतन, नेक्स्ट वही पूछा है, उसको आपको करेक्ट करना है, वहाँ एनआईपी नहीं एनटीपी आयतन आएगा। तो जो 2 ग्राम हाइड्रोजन है 2.0, तो उसको आप निकालेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा है, तो ये फॉर्मूला भी आप इसको आसानी से लगा के सॉल्व कर सकते हैं। एनटीपी आयतन का आपको पता होगा बहुत आसानी से, तो इसका उत्तर आ जाएगा 224 लीटर, 224 लीटर। उसके बाद में यहाँ पर आपको बेंजीन यानी कि C6H6 का आपको पूछा गया यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र, तो इसको हम मूलानुपाती सूत्र के अनुसार C6 का होल 6 यहाँ पर लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर CH हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका CH है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10 की ओर में बढ़ रही हूँ। तो सोने की अंगूठी का भार आपको यहाँ पर 0.00 में कुछ दिया गया है, तो याद रखिए जहाँ पर शून्य हो, यहाँ पर आपको संख्या क्या दिख रही है, शून्य, तो शून्य रहते हैं तो उसमें सार्थक अंक केवल उतने ही रहते हैं जो संख्या में रहते हैं। अशून्य वाले यानी कि यहाँ सिर्फ अशून्य कितने हैं, 2 अंक है, 2 और 5, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सार्थक अंक 2। बहुत आसानी से आपको इसको समझ लेना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत सरल भी और कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अगला प्रश्न है, बहुत बड़ी राशि और बहुत छोटी राशि को संकेत में हम प्रयोग करते हैं, तो ये वैज्ञानिक संकेतन विधि है। वैज्ञानिक संकेतन, संकेलन, ये सब विधि आपको बुक में मिल जाएंगी, बहुत अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर की ओर हम बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट है, पूरे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, सॉल्व करे होंगे या कोशिश की भी होंगी, तो बहुत आपको टाइम भी लग रहा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत मेहनत करना पड़ रहा है सारे क्वेश्चंस के लिए, और साथ ही एक वीडियो बनाने में तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारी 2 से 3 बुकों का रेफरेंस लिया है।
उसके बाद में है यहाँ पर आपको अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी निकाय में उपस्थित परमाणु, अणु या अन्य कणों की संख्या को एवोगैड्रो स्थिरांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एवोगैड्रो संख्या से व्यक्त करते हैं या कहते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी अणु का आणविक द्रव्यमान, यहाँ पर उसका फॉर्मूला आपको लिख देना, आपको आसानी से पता होगा क्या होता है। पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणित C12 के परमाणु का द्रव्यमान। जो भी हमने सॉल्व करा था C6, ये C12 हमने करा था C6 12। तो यहाँ पर जो 12 कार्बन परमाणु के लिए होता है ना, सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पर इसके द्वारा लिखा, मतलब कार्बन के 12 परमाणु का द्रव्यमान आपको बटे में यहाँ पर लिखना होता है। मतलब इस प्रकार से फॉर्मूला लिख देंगे, चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और नेक्स्ट में किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं। तो क्या होता है? अणु है, इसकी परिभाषा मतलब यहाँ पर सारे परमाणु से मिलकर तो बना, पर इसमें किस कैसे प्रकार के होंगे? सारे एक ही प्रकार के कण होंगे। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि किसी द्रव्यमान और आयतन का अनुपात किसी भी पदार्थ की कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित करता है? यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन, किसका फॉर्मूला होता है आपको पता होगा अच्छे से, ये होता है घनत्व का। सही उत्तर इसका घनत्व हो जाएगा। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, तो ये भी आपको बहुत आसानी से पता है कौन सी पद्धति, ऐसा ही पद्धति है। उसके बाद में यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो आपको कर लेना है, छठवां क्वेश्चन, या चाहे तो मैं इसका जल्दी सॉल्यूशन बना लूंगी तो आपको दे दूंगी, कमेंट करें यदि आपसे बनता है तो। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शंस के आधार पर भी इसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2.34 इंटू 10⁵ कैसे आएगा ये? देखिए 2.34 है तो इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर दशमलव हटाते तो अपॉन में कितना आता है? 100 आता है। और 10⁵ है, मतलब यहाँ पे कितने जीरो आएंगे? 5 जीरो आएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप 5 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद में ये जो दो जीरो है वो 2 जीरो से कैंसिल आउट, तो 3 जीरो बचेंगे। तो क्वेश्चन में आपको देख लीजिए 3 जीरो दिया गया है, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 10⁵ आएगा, पर 2.34 आएगा। सही उत्तर ये हो गया आपका। इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए इसके क्वेश्चन आगे के आंसर्स देख लेते हैं क्या है। सीमांत आपको पूछा गया है यहाँ पर, विमीय विश्लेषण फर्स्ट पूछा है, तो विमीय विश्लेषण देख लेते हैं। विमीय विश्लेषण का उत्तर आपको इस प्रकार से लिख देना है कि विमीय विश्लेषण यानी डायमेंशनल एनालिसिस क्या एक संकल्पनिक औजार है जो भौतिकी, रसायन, सांख्यिकी में प्रयुक्त होता है और उपयोगी होता है। और यहाँ से आप पूरा उत्तर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये शॉर्ट में जो हाईलाइटर से आपको दिख रहा है उतना भी उत्तर आप लिख सकते हैं। तो ये विमीय विश्लेषण का आपको आंसर लिखना है, किस प्रकार से भौतिक परिस्थितियों में भौतिक विधि का उपयोग करते हैं। सभी दूर होता है, मतलब रसायन में, केमिस्ट्री में भी, प्रौद्योगिकी, इंडस्ट्रियल में भी, और साथ ही मैथ्स और सांख्यिकी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बट ये कॉन्सेप्चुअल टूल है, यानी कि इसका जो जनरली हम एक टाइप से बोल सकते हैं औजार तरीके से, जैसे हम बेसिक टूल यूज़ कर सकते हैं वैसे इसका यूज़ होता है। तो ये आपको लिख देना है। इसमें सिर्फ हम जांच कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा डायमेंशनल जो है एनालिसिस करेक्ट है कि नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सीमांत अभिकर्मक है या सीमांत क्रियाकारक, इसको दोनों नाम से जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही नाम है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आपको कम पॉइंट में लिखना है तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, चाहे तो मेन पॉइंट है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है यह, आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इसको अच्छे से करें। तो ये पूरा आपको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना है, ये पूरा आंसर हो जाएगा। किस किस पर बेस्ड है? ये जो है क्रियाकारक पर ज़्यादा बेस्ड है। अभिकर्मक इसको बोल सकते हैं, या सीमांत हम जो अभिकारक है, क्रियाकारक, उसको भी कहा जाता है। तो ये उत्तर लिख देंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अणु और परमाणु में आपको 3 अंतर पूछे गए। तो चलिए वो देखते हैं क्या है अणु और परमाणु में 3 अंतर। तो यहाँ पे मैं आपको 4 अंतर बता दे रही हूँ, चाहे तो चारों कॉपी में लिख ले, क्योंकि कई बार हम क्या होता है छोटे अंतर याद करते हैं। तो चारों लिख लीजिए, जो आपको उस समय याद हो जाए वो अच्छा आपके लिए। तो अभी से आप इसको शुरू कर सकते हैं याद करना। 4 यहाँ पर आपको अंतर वैसे 3 पूछे गए तो 3 लिख सकते हैं, या चाहे तो कोई भी 3 लिख लीजिए, पर चारों लिख के रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 4 अंक में भी आए तो क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको पूछा है सार्थक अंक क्या होते हैं। तो सार्थक अंक देखते हैं। तो यहाँ पे सार्थक अंक, ये सारा सॉल्यूशन जो है मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने सारे बुक से लिए हैं। ये आपको शिवलाल नवबोध की जो नवनीत की बुक है, 3 से 4 बुकों का रेफरेंस मिलेगा, उसमें अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये बुक्स से बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा, और साथ ही आपको यहाँ पर जो नोट्स है, यहाँ पर केमिस्ट्री के नोट जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, ये नोट्स से भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ से मैंने पूरे सॉल्यूशन 3 से 4 बुकों से तैयार किया है, और साथ ही कॉपी से भी तैयार किया। तो बहुत मेहनत लगी है, तो आप समझ गए होंगे कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कितना टाइम लग रहा है सभी चीज़ों को सॉल्व करने में, क्वेश्चंस को देखने में बहुत मेहनत लग रही है। इसलिए आगे के सॉल्यूशंस के लिए, सभी विषयों के सॉल्यूशंस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पर आपको सारे विषयों के सॉल्यूशन मिलेंगे। ये सार्थक अंक है, सार्थक अंक की परिभाषा आप इसे लिख देंगे, और उदाहरण भी यहाँ पर दे देंगे, साधारण पैमाने से मापे गए तो क्या होता है। तो ये पूरा सार्थक अंक आपको मैक्सिमम यहाँ पर जो मिलता जुलता सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फिजिक्स का आपने देखा होगा सार्थक अंक, फिजिक्स में भी आपको, तो दोनों में लगभग कॉमन टॉपिक है ये। तो ये सार्थक अंक हो गया। उसके बाद में अगला प्रश्न है,
अगले क्वेश्चन में आपको बताना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो क्योंकि क्या होता है, जब हम तत्वों के परमाणु को बनाते हैं तो यदि वो संतुलित नहीं है तो वो समीकरण इनबैलेंस हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम या ढांचा बोल सकते हैं वो इनबैलेंस रहता है। इसलिए समीकरण को संतुलित करना क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है। तो उसके लिए आप लाइन लिख देंगे कि किस प्रकार से संतुलित समीकरण होते हैं और हम इसको क्यों करते हैं, ये आपको लिख देना है। फिर अगले क्वेश्चन में इसकी क्या पूछी है, विधियाँ पूछी है। तो यहाँ पर आप क्या बता देंगे, रासायनिक समीकरण को, ये चाहे तो आप ये आंसर भी इसमें लिख सकते हैं, ये भी आ जाएंगे। और दो विधि पूछी है आपको, विधियाँ भी पूछी है, तो दोनों विधियों के नाम लिख देंगे। और चाहे तो थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग भी कर सकते हैं अनुमान विधि की, या फिर दोनों विधियों के नाम भी लिख सकते हैं। और जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया ये पूरा आपको इतना लिख देना है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको पूछा है वाष्प घनत्व द्वारा अणुभार को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गैस का अणुभार है उसका फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, 2 गुणित वाष्प घनत्व। क्योंकि आपको क्या पूछा है, वाष्प घनत्व से पूछा है, यानी कि वाष्प घनत्व के बारे में बताना है। तो वाष्प घनत्व से आपको अणुभार ज्ञात करना, तो क्या लिख देंगे, वाष्प घनत्व बराबर इसे गैस का अणुभार बटे 2। ये भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मूले यहाँ संबंध मतलब एक का बता सकते हैं आप दोनों में। तो यहाँ पर ये लाइन भी लिख सकते हैं कि किसी गैस का वाष्प घनत्व क्या बताता है हमें, कि उस गैस का एक अणु हाइड्रोजन के एक अणु से कितना गुना भारी है। देखिए यहाँ संबंध ही पता चल रहा है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपको अगले क्वेश्चन में एनटीपी से क्या अभिप्राय पूछा है। तो एनटीपी के तीनों पॉइंट जो मुख्य होते हैं, जिसके बिना हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, वो लिख देंगे कि कितना होता है लीटर में, साथ ही यहाँ पर कितने अणु के बराबर होता है, और पदार्थ के मोल में कितना विद्यमान होता है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था 1 MU, वो भी यहाँ पर संख्या लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा एनटीपी वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया मूलानुपाती सूत्र द्वारा आणविक सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर इतने सारी चीजें अनुसूत्र ज्ञात करने के लिए किस किस की सहायता लगेगी, ये पॉइंट को आप जोड़ के एक सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र चाहिए, तो मूलानुपाती सूत्र से हमें ज्ञात करना है। तो इसके आप तीनों पॉइंट इस प्रकार से लिख सकते हैं। विधियों को भी ज्ञात कर सकते हैं, विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि आणविक सूत्र के लिए मूलानुपाती सूत्र गुणित है। मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको अणुभार और वाष्प घनत्व का बताया, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर लेंगे, मूलानुपाती सूत्र बराबर इसे आणविक सूत्र अपॉन n हो जाएगा, या इसको इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपको लिख देना है, मूलानुपाती सूत्र के समान होता है, पूरा आपको लिखना है। ये हो गया आपका उत्तर। उसके बाद में अगला आपको पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी प्रकार से सॉल्यूशन बन जाएगा मोलरता। तो मोलरता की परिभाषा पूछी गई है, तो क्या हो जाएगा, किसी विलयन की, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि किसी विलयन की मोलरता क्या होती है, उसके 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, हम m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता का आप सूत्र भी लिखेंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है, ताकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट ना रहे और नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहे। तो विलेय का भार हो गया गुणित 1 लीटर, यहाँ पर हम बात करें तो 1 हो गया, और साथ ही विलेय का अणुभार गुणित आयतन, यानी कि इसको L से दर्शाते हैं आयतन को, तो कोष्टक में L भी लिख सकते हैं। अब इसी को हम विलेय का भार और विलेय का अणुभार को किससे दर्शाएंगे, यहाँ पर हम विलेय का भार यानी कि वेट यहाँ पे W से दर्शा देंगे, और विलेय का अणुभार यानी कि यहाँ पर मास हम इसको बोल सकते हैं M से V से दर्शा देंगे, वॉल्यूम यानी आयतन V से दर्शा देंगे। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला तैयार। तो M बराबर इसे WB अपॉन MB इंटू 1 इंटू इधर क्या हो जाएगा V यानी आयतन। तो ये मोलरता की परिभाषा हो गई। तो इस प्रकार से कक्षा 11वीं का रसायन विज्ञान का हमारा पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। और साथ ही इसके आगे का सॉल्यूशन चाहिए तो पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप समझ गए होंगे कितनी मेहनत से, कितना हार्ड वर्क से ये सॉल्यूशन तैयार किया है, बुकों से, कॉपीज से, नोट्स से, बहुत सारी चीज़ों से सॉल्यूशन मिक्स करा है। तो इसका अर्थ है आपको अब पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, और साथ ही इसको आपको अच्छे से नोट करना है क्वेश्चन बैंक के, और आगे के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ही आपको आगे का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, और PDF के लिए, इसकी सारे विषयों की PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।